हम शुरू करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का हमारा चैप्टर। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, थ्योरी के नाम पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सब ने डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर पढ़ा है मेरे बच्चे कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या है। हम सब ने देखा है कि डेरिवेटिव यानी एफ डैश ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एज एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये है, इतना सा है, ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये डिफरेंशिएबिलिटी के में हमने देख लिया था कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन एक्चुअली ये होती है। जिन लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी नहीं देखा है कोई बात नहीं, उनको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसा कुछ विशेष नहीं है, आप तो बस ये डेफिनेशन याद रखो। क्योंकि आप 12th के बच्चे हो तो ये उम्मीद तो क्या 12th पास वाले बच्चे हो नॉर्मली, या 12th के बच्चे भी हो तो 12th तो लगभग आपका खत्म है। तो ऐसे में ये उम्मीद की जाती है कि बेसिक चीजें वो आपको हर स्टेज पे हमारे हम मानी जाएंगी कि आपको आती हैं। हालांकि हर चैप्टर को मैं बेसिक से शुरू करता हूं, तो यहां भी मैं बेसिक से ही शुरू कर रहा हूं, लेकिन कई बार बेसिक्स के भी बेसिक होते हैं तो ये माना जाता है कि वो आपको पता है। क्वाड्रेटिक हमने शुरू किया तो ये थोड़ी ना बताया कि क्वाड्रेटिक क्या होता है, ठीक है। हमने सीक्वेंस सीरीज शुरू किया तो मैंने बताया वहां कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये शायद नहीं पता होगा, ये शायद नहीं पता होगा। तो जहां जरूरत होती है, जहां मुझे पता होता है कि आपको शायद ना पता हो, वहां मैं बताता हूं। और जहां चीजें ये मानी जाती हैं कि ये आपको पता होंगी 100%, वहीं पर आगे की बात की जाती है। अब मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ा है वो बस डेरिवेटिव की ये डेफिनेशन याद रख लें, और जिन लोगों ने पढ़ा है उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं। यही से सारे डेरिवेटिव्स निकाले गए। जैसे आपको पता है sin x का डेरिवेटिव cos x है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है, tan x का sec स्क्वायर x है, x पावर n का n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 है, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है। ये सारी चीजें आपको पता है मेरे बच्चे। तो एक्चुअली वो डेरिवेटिव आए कहां से? भाई आपको कैसे होता कि sin x का डेरिवेटिव cos x है? आप कहेंगे सर फिजिक्स वाले सर ने बता दिया था। हाँ, sin x का डेरिवेटिव cos x है। ये कैसे पता है? इसका प्रूफ क्या है कि फिजिक्स वाले सर ने बताया था। ठीक, यही है ना प्रूफ। हाँ, अभी तक तो आपके लिए यही है। e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है। हाँ, फिजिक्स वाले सर ने बताया था, हमने मान लिया था। हम जो है बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे हैं, हमारे टीचर जो कहते हैं हम मान लेते हैं। यही है ना? जी हाँ, अभी तक का प्रूफ तो यही है। लेकिन हम देखेंगे कि सारे जो वहां पे साइन का डेरिवेटिव cos x पावर n का n x टू द पावर n माइनस 1, वो डिफरेंशिएबिलिटी की यानी डेरिवेटिव की इस डेफिनेशन से आए हुए हैं। यहीं से सारा का सारा है। अब ये क्या है? ये अपने आप में एक लिमिट है। ये अपने आप में एक लिमिट है। लिमिट हमने बहुत अच्छे से किया। अब जिन लोगों ने फिर वही कि लिमिट नहीं किया, उनको फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में ये सब यूज होने वाला नहीं है, ना लिमिट यूज होगा ना ये यूज होगा। बस मैं 2 क्वेश्चन में ये बताऊंगा कि देखो जो भी डेरिवेटिव आए वो यहां से आए। 2 क्वेश्चन में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि देखो जो डेरिवेटिव्स आपको पता है वो यहां से आए हैं। सिर्फ इतना सा ज्ञान में दूंगा, इसके अलावा कहीं पर भी दोबारा ना तो ये आएगा ना लिमिट आएगा इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन में जब मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा कि ये डेरिवेटिव यहां से आए जो आपको याद है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बस आपको ये समझाने की कोशिश है कि प्रूफ ये है। ठीक, और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अभी लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं किया है उनको अभी प्रूफ की जरूरत नहीं है, अपने आप ही प्रूफ उनका हो जाएगा जैसे लिमिट वो करेगा। लिमिट जैसे हाँ फेज 2 के बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो फेज 2 के बच्चों की मैं बात जो कर रहा हूँ उसकी हाँ उन्हीं के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कि फेज 2 के बच्चों को लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी अभी नहीं मिला है। फंक्शन आईटीएफ के बाद में आपको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन मिल रहा है, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। उसका यूज जो है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का 2 क्वेश्चन में है, इसके बाद दोबारा कहीं नहीं आएगा। और वो 2 क्वेश्चन भी क्या है, एग्जाम में नहीं आएंगे वो क्वेश्चन, वो सिर्फ जो डेरिवेटिव्स आपको पता है उनका प्रूफ है। ठीक, ये आपको अपने आप जब हम लिमिट कंटिन्यूटी आपको पैरेलली देते रहेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? परेशान नहीं होना है। ठीक मेरे बच्चे, यहां लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, यही जो है हर डेरिवेटिव को निकालने का तरीका है। जैसे मान लीजिए मुझे ये डेरिवेटिव निकालना है, मैंने आपसे कहा कि एक काम करते हैं बच्चे कि आप मुझे क्या sin x का डेरिवेटिव निकाल के देंगे, कि मैंने कहा कि fx जो है वो sin x है, fx क्या है? sin x है। तो क्या आप मुझे f डैश x निकाल के देंगे? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल के देंगे। सर कैसे निकाल के देंगे? कि भैया सर f डैश x की डेफिनेशन ये है, आपने बता दी हमें
क्या कि लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0 क्या f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स। अब यहाँ एफ एक्स यदि साइन x है तो f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिल्कुल सही कि साइन ऑफ x प्लस h ये होगा साइन x और अपॉन में h, यही होगा, जी हाँ यही होगा। अब मेरे बच्चे यहां से आपको पता है कि हम इसको हाँ क्या करेंगे, अब आपको अच्छे से याद है क्या करने वाले हैं हम, हाँ जी यहां हम cos c माइनस cos t लगाने वाले। तो cos c माइनस cos t से ये क्या बन जाएगा बताओ, sin c माइनस sin d से, sin c माइनस sin d से क्या बनेगा 2 sin c प्लस d बाई 2 ना cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2 यानी x प्लस h बाई 2 into sin of c minus d by 2, this minus this by 2 यानी sin of h by 2 upon h। मैंने जैसे बोला कि जिन लोगों ने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट नहीं पढ़ा है उनको भी परेशानी नहीं होगी, बस उनको ये डेफिनेशन याद रखना है। जितना हम करेंगे उसमें आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली है। आप सबको यदि आप वाकई जेई के लिए तैयार होने के लिए आए हैं और वाकई आपने 12th पास किया है या 12th तक हाँ में अब तक पढ़ाई कर ली है, तो लिमिट में sin x अपॉन x की लिमिट आपको आती है कि sin x अपॉन x का 0 पे लिमिट 1 होता है। ये आता है नहीं आता है, बस इतना से ही काम, इससे ज्यादा काम नहीं आएगा, इसलिए परेशान कतई नहीं, पूरे चैप्टर में इसके बाद कभी नहीं आएगा कुछ भी। तो ये बस यहाँ प्रूफ बताने के लिए है। अब मुझे दिख रहा है कि मेरे बच्चे जब h को 0 देता हूं तो ये cos x बन रहा है, इसका 0 बाय 0 से लेना देना नहीं है। h को 0 देते हैं तो ये साइन 0 0 बन गया 0, तो आपको दिख रहा है कि ये 0 बाय 0 है। लेकिन अब मुझे बस ये देखना है साइन x अपॉन x की लिमिट 1 होती है, तो यहाँ साइन में x की जगह h बाय 2 है, तो नीचे यदि h बाय 2 मिल जाए तो लिमिट 1 हो जाएगा। h बाय 2 की जगह h तो है ही सही, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब आप देखो ये कैसा हो गया, साइन 0 अपॉन 0, साइन x अपॉन x वाली लिमिट आ गई, और साइन x अपॉन x का 0 पे लिमिट कितना 1, तो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2 का लिमिट कितना आ गया 1, ये तो 1 हो गया। बाकी सब जगह आप क्या रख दो, बाकी सब जगह h को 0 रख दो। जैसे ही h को 0 रखा ये 2 कैंसिल हो गया, और h को 0 रखते ही आपके पास क्या आ गया cos x। डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू cos x। इज इट क्लियर? बस इतना सा है, इतना सा यूज है, ये सिर्फ प्रूफ के लिए। अब आपको समझ में आ गया कि जो आपको sin x का डेरिवेटिव cos x पता है वो यहां से आया है। यही नहीं, जितने भी डेरिवेटिव्स आपको पता है वो सब यहीं से आए मेरे बच्चे, जितने डेरिवेटिव आपको पता है वो सब यहीं से आए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मैंने कहा था 2 क्वेश्चन करेंगे, तो एक और कर लेते हैं। मैंने इस बार ले लिया, मान लीजिए fx इज इक्वल्स टू x पावर n, जो आपको पता है, ठीक यही है ना, x पावर n। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि भैया x पावर n है तो आपको फिर f डैश ऑफ x किसके इक्वल होगा, वापस लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, यही वाली डेफिनेशन एग्जैक्टली fx प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो जब fx प्लस h लिखूंगा तो यहां x प्लस h का पावर n आएगा, माइनस x पावर n fx हो गया, अपॉन h आएगा। बहुत आसान, यही है ना, बहुत आसान है। अब आपको बाइनोमियल आता है, इस ये तो देखो बाइनोमियल मैंने किसी को नहीं पढ़ाया, लेकिन बाइनोमियल सबको, बेसिक बाइनोमियल एक्सपांशन तो सभी को आता है, वो आना भी चाहिए, तो बस उसी को लगा दो यहां पर। लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, देखिए क्या आप सबको बाइनोमियल ये तो आता ही होगा, नहीं आता है तो मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। a प्लस बी टू द पावर n, ये हो जाएगा, आप सबको पता है nc0 a पावर n b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 और इसी तरह से b पावर 2। यही पैटर्न चलता है टिल ncn a पावर 0 b पावर n, यही होता है ना, ये तो पता होगा, नहीं है तो अब देख लो आप, ये होता है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यही बाइनोमियल मैं यहां लगा देता हूं मेरे बच्चे, यहां लगा रहा हूं तो देखो क्या बनता है, ये बन रहा है, हाँ देखो आप इसको हम बना देते हैं, क्या बन रहा है, जैसा बाइनोमियल मैंने लिखा है एग्जैक्टली वैसे के वैसे, nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू h, ऐसे ही चलेगा, लास्ट में आएगा ncn और h पावर n माइनस x टू द पावर n अपॉन h।
ये आखिरी वाला माइनस एक्स टू द पावर एन। एनसी जीरो की वैल्यू कितनी होती है सभी को पता होनी चाहिए, वो होती है 1। एनसी जीरो हर एन के लिए 1 होता है। तो ये एनसी जीरो 1 है, तो ये एक्स पावर एन और ये एक्स पावर एन आपस में कैंसिल हो गए। बाकी सब जितने भी टर्म होंगे उन सब में h होगा। h को कॉमन निकाल के नीचे वाले h के साथ कैंसिल कर दिया, तो मेरा लिमिट ये रह गया, लिमिट एज h अप्रोचेस टू 0, क्या बताइए, nc1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस nc2 x टू द पावर n माइनस 2 इंटू h। बस ऐसे ही चलेगा। देखो जितने भी टर्म होंगे उन सब से मैंने h कॉमन लिया, क्योंकि सब में h होगा ही होगा। बस ये एक अकेला टर्म होगा जिसमें h की पावर 1 होगी, बाकी सब में h की पावर 1 से ज्यादा है। तो इसमें से कॉमन लिया तो ये h से फ्री हो गया, बाकी सब में h बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब बाकी सब में h बच रहा है तो h जीरो पर ये बाकी सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, ये सब जीरो हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? जी हाँ, ये सारे के सारे टर्म जीरो हो गए। सिर्फ आपके पास क्या बचा, nc1 x टू द पावर n माइनस 1, और मेरे बच्चे nc1 की वैल्यू होती है n, तो यहां से आ गया n x टू द पावर n माइनस 1। x पावर n का डेरिवेटिव जो आपको पता था n x टू द पावर n माइनस 1, वो भी इसी डेफिनेशन से आया हुआ है। तो जितने भी डेरिवेटिव्स पता है आपको, वो सब यहीं से आए हुए हैं। और किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को इस मेथड से निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को इस वाली डेफिनेशन से यानी इस मेथड से निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं भैया? इसको ये बोलेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल या डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है। और जो लोगों ने 12th पास किया हुआ है उन लोगों को तो पता होगा, बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन नॉर्मली आता है। मैंने ऐसा सुना है कि बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन आता है। जी हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन का मतलब है जो डेरिवेटिव की एक्चुअल डेफिनेशन है उससे लिमिट के कॉन्सेप्ट से डिफरेंशिएशन निकालना, डेरिवेटिव निकालना। तो अब यहां से हमने क्या समझ लिया? यहां से समझ लिया जितने भी डेरिवेटिव्स हमको पता है वो सब डेरिवेटिव्स कहां से आए हुए हैं? इससे आए हुए हैं। यानी एक तरह से हर डेरिवेटिव क्या है? एक लिमिट है। हर डेरिवेटिव क्या है? एक लिमिट है। इसीलिए याद करो, मैंने आपसे कहा था कि हम लॉपिटल वाला मेथड डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे, लिमिट में नहीं पढ़ेंगे। लिमिट में लॉपिटल वाला मेथड क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि लॉपिटल में एक्चुअली क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन करना होता है ऊपर नीचे। याद, जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा ही नहीं तो हम डिफरेंशिएशन कर कैसे सकते हैं? पहली चीज। दूसरी बात यह कि डिफरेंशिएशन खुद एक क्या है? डेरिवेटिव खुद क्या है? लिमिट। तो पहले लिमिट पढ़ना चाहिए, उसके बाद डेरिवेटिव की बात करनी चाहिए। और हमें लॉपिटल में डेरिवेटिव की बात करनी है, इसलिए हमने लिमिट में बात नहीं करी, क्योंकि डेरिवेटिव खुद एक लिमिट है। तो पहले हमने लिमिट कंप्लीट किया, और जब डेरिवेटिव्स पे आएंगे तब हम क्या करेंगे? तब निश्चित है हम किसकी बात करेंगे? तब हम बात करेंगे लॉपिटल की। इज इट क्लियर? जी हाँ, क्लियर। तो चलिए मेरे बच्चे आगे बात करते हैं। ये तो हो गया आपका कि भाई जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो कहां से आए हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल वाली डेफिनेशन से आए हुए हैं। इज इट क्लियर? अब हमें क्या करना है? हमें जितने भी डेरिवेटिव्स पता है उनको एक बार समराइज कर लेते हैं। उनको एक बार समराइज कर लेते हैं टेबुलर फॉर्म में हम उसे लिख लेते हैं कि भाई एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाते हैं जिसमें क्या कि सारे फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स हम लिखेंगे, स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव। तो अब हम बनाने जा रहे हैं यहां पर डेरिवेटिव्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। derivatives of standard functions। अब एक तरह से जो लोग फेज 2 के हैं उनके लिए मैं कहूं कि भैया यहां से अब आपको आगे कहीं दोबारा लिमिट कंटिन्यूटी देखने को नहीं मिलेगा। डिफरेंशिएशन, प्योर डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा। बस वो जितना सा आपने यहां देखा वो सिर्फ ये था कि मैंने ये एक तरह से बताया है, मुझे प्रूफ आता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई एम नहीं था। नहीं जी, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि प्रूफ मुझे आता है, सिर्फ ये एम नहीं होगा। कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है आपको पता हो कि ये कहाँ से आया है। ठीक है, मैं फिजिक्स वाले सर की तरह कह दूं कि ये होता है तो वो डाइजेस्टेबल नहीं है, फिर उनमें और मुझ में कुछ फर्क नहीं रह जाता है। ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स वो मुझसे ज़्यादा अच्छी पढ़ा सकते हैं, यदि मैं उनसे ज़्यादा अच्छी पढ़ा लूँ तो फिर उनका होना बेमानी है। मैथ्स ऑब्वियस सी बात है, मुझे उनसे ज़्यादा अच्छी पढ़ानी चाहिए, यदि वो मैथ्स मुझसे अच्छी पढ़ा ले तो मेरा होना बेमानी है। जी, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसा ना हो। चलिए, इसीलिए मैंने आपको 2 प्रूफ बताए। हम बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस।
डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन आप सबको पता है, बस हम उसे समराइज कर रहे हैं। एक टेबल बना ले रहे हैं जहां मैं फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव्स देखूंगा। इज इट क्लियर? देखिए, फंक्शंस एंड देयर derivatives, functions and their derivatives। ठीक है, डेरिवेटिव्स हमें लिख रहे हैं, फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव। तो फंक्शंस और उनके डेरिवेटिव की बात करें तो पहला आप सबको पता है x टू द पावर n। x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव है वो आप सबको पता है किसके इक्वल होता है, बताओ? आप सबको पता है n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n x टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड, e पावर x। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है। थर्ड, फिर आपसे कहा जाए a पावर x। तो बच्चे आप सबको पता है a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x इंटू ln a log e। ठीक, इसी तरह से फोर्थ आपसे कहा जाए कि भैया sin x का डेरिवेटिव बताओ, तो आप कहोगे sin x का डेरिवेटिव cos x, जैसा अभी हमने प्रूव भी कर दिया था। फिर आपसे कहा जाए मेरे बच्चे cos x का डेरिवेटिव आप बता सकते हो, तो जी हाँ, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ sin x। आपसे कहा जाए कि क्या आप हमें tan x का डेरिवेटिव बताएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल बताएंगे। tan x का डेरिवेटिव एक्चुअली sec स्क्वायर x होता है। इसी तरह से सेवेंथ, यदि मैं आपसे कहूँ कि क्या आप मुझे बताएंगे cot x का डेरिवेटिव, तो आप कहेंगे बिल्कुल बताएंगे। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x। इसी तरह से एट्थ वाला, यदि मैं आपसे कहूँ कि क्या sec x के डेरिवेटिव की जानकारी देंगे, आप बिल्कुल कहेंगे कि सर अच्छे से पता है, sec x इंटू tan x होता है। इसी तरह से नाइन्थ मेरे बच्चे, यदि मैं आपसे पूछूं cosec x का डिफरेंशिएशन यानी cosec x का डेरिवेटिव, तो वो भी आपको पता है माइनस ऑफ cosec x cot x। जी हाँ, ये कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव हमने लिख लिए। अब कुछ और लिख लेते हैं। वापस वही कुछ और डेरिवेटिव्स लिख लेते हैं। यहाँ पे 10th वाला, यदि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे क्या ln x का डेरिवेटिव देंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है। बिल्कुल, जी हाँ। इसी तरह से यदि मैं आपसे कहूं कि क्या आप मुझे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बताएंगे, तो आप कहेंगे बिल्कुल बताएंगे। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव सबको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कुछ ऐसा ही डेरिवेटिव किसका होता है, कॉस इनवर्स x का होता है, बस यहाँ माइनस साइन लग जाता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। जी हाँ, 13th में मैं बच्चे आपसे कहूँ कि यहाँ पे व्हाट अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, तो आप कहोगे tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। जी हाँ, आपसे कहा जाए बच्चा कि क्या आप cot इनवर्स x का डेरिवेटिव बताएंगे, आप कहेंगे बिल्कुल -1/x स्क्वायर। जी हाँ, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही होता है। यहाँ 15th में आप मुझे इसका डेरिवेटिव बता दें, sec इनवर्स ऑफ x का। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ज़्यादा अच्छे से लिखें। आपको मैक्सिमम को हो सकता है ये याद हो, और ज़्यादा अच्छे से लिखें तो सही तो ये होता है। एक्चुअली सही डेरिवेटिव होता है 1/mod x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये sec इनवर्स x का डेरिवेटिव है। sec इनवर्स x का डेरिवेटिव हमेशा एक्चुअली पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ x पर मॉड लगाना जरूरी है। ठीक है, क्यों होता है पॉजिटिव? डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। आप sec इनवर्स x का ग्राफ बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उस पर टेंजेंट बना के देखना, हमेशा एक्यूट एंगल का टेंजेंट बनेगा, यानी उसका स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। होगा नहीं होगा? याद करो, एक और तरीके से मैं आपको बता सकता हूं कि याद करो, sec इनवर्स x का हमने ग्राफ देखा था, तो हमने लिखा था कि ये पीस वाइज क्या था? इंक्रीजिंग फंक्शन था। जी हाँ, पीस वाइज इंक्रीजिंग फंक्शन था sec इनवर्स x का ग्राफ, याद करो। जी हाँ, पीस वाइज इंक्रीजिंग फंक्शन था, और आपको पता है हर इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। हाँ जी, इसलिए यहाँ आप सारी चीजें देख सकते हो। आपको साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन पता था, देखो इसका डेरिवेटिव हर x के लिए पॉजिटिव होगा जहां जहां डिफाइन है।
cos इनवर्स x का हाँ आपने देखा था डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, देखो आप हर जगह। इसी तरह से tan इनवर्स x हमने देखा था इंक्रीजिंग फंक्शन है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की हर रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव है या नहीं। cot इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन था, देखो इसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो सारी चीजें लॉजिकल हैं, कुछ भी इलॉजिकल नहीं है। 16 की बात करें, क्या आप मुझे cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव बताएंगे? तो बिल्कुल यही का यही है, माइनस लग जाएगा। cosec इनवर्स पीस वाइज डिक्रीजिंग फंक्शन था, याद आपको आ रहा होगा। तो मॉड एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 नीचे है, ऊपर -1। ये है हमारे बेसिक स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव, जो मैंने कुछ नई चीज नहीं बताई है, आप सबको पहले से ही इनका बहुत अच्छे से ज्ञान था, आप सब बहुत अच्छे से इनसे परिचित थे। अब मैं एक दो चीजें और जो आपको शायद हो सकता है ना पता हो वो बता सकता हूं। आप क्या मुझे मॉड्यूलस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बताएंगे? चलिए एक काम करते हैं, हम ये जो स्पेशल जो आपको शायद हो सकता है ना पता हो, इनको हम अलग पेज पे लिख लेते हैं। देखिएगा, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव शायद आपको ना पता हो, मैं यहां उनको डिस्कस कर लेता हूं। तो हमने अब तक कुल मिला के 16 कर लिए डिस्कस, है ना? जी हाँ, 17th वाला हम ले लेते हैं। 17th जैसा मैंने अभी लिखा था, मॉड्यूलस एक्स, मॉड्यूलस एक्स का डेरिवेटिव। जी हाँ, मॉड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या? नहीं पता है, काफी लोगों को नहीं पता। अब काफी लोग कह रहे हैं सर हमने हाँ निकाला है क्लास में। जी हाँ, हमने प्रूव भी किया है। मॉड एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है कि मॉड एक्स जो है, आप सबको ये हाँ बहुत अच्छे से पता है कि इसमें x इक्वल्स टू 0 पे शार्प टर्निंग पॉइंट आता है, और जहां भी शार्प टर्निंग पॉइंट आता है वहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मॉड एक्स 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन बाकी जगह डिफरेंशिएबल है। बाकी जगह डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव आपको पता है कि टेंजेंट का स्लोप होता है। मैं यदि पूछूं मॉड एक्स के ग्राफ में नेगेटिव x पर यदि आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो ये लाइन खुद बनेगी टेंजेंट। हाँ, मैं कहूं कि पॉजिटिव वाली साइड में यदि आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओगे तो ये लाइन खुद टेंजेंट बनेगा। जी हाँ, ये लाइन खुद टेंजेंट बनेगा। तो इसका मतलब क्लियर है, यहां ये लाइन खुद टेंजेंट है और ये लाइन y इक्वल्स टू -x है, इसका स्लोप -1 है। यहां ये लाइन खुद टेंजेंट है और ये लाइन y इक्वल्स टू x है, इसका स्लोप 1 है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली मॉड एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, -1 इफ x इज लेस देन 0, और 0 पे मॉड एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होता है, उसका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता है। अब आप मुझे बताओ, क्या ये जो डेरिवेटिव की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, जो मैंने डेरिवेटिव निकाल के दिया है, क्या ये डेरिवेटिव आप एक ही लाइन में लिख सकते हो क्या? भाई अभी तो हमने क्या किया, हमने अलग अलग लिखा कि पॉजिटिव के लिए 1, नेगेटिव के लिए -1। क्या आप मुझे एक ही में लिख के बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए इसके कई तरीके हैं। आप ऐसा लिख सकते हैं, मैं आपसे कहूं कि आप मुझे सिग्नम ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव होता है, बस एक्स शुड बी नॉन जीरो। देखो आप, क्या मैं सही हूं? हाँ, मॉड एक्स का डेरिवेटिव जहां जहां मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है वहां सिग्नम एक्स के इक्वल है। क्यों? मॉड एक्स का डेरिवेटिव पॉजिटिव एक्स के लिए 1 है और पॉजिटिव एक्स के लिए सिग्नम 1 ही होता है। होता है नहीं होता है? मॉड एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव एक्स के लिए -1 है और आपको पता है सिग्नम नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 ही देता है। तो मॉड एक्स के डिफरेंशिएशन को आप सिग्नम एक्स भी लिख सकते हैं। ना सिर्फ सिग्नम एक्स लिख सकते हैं, आप एक्स अपॉन मॉड एक्स या फिर मॉड एक्स अपॉन एक्स भी लिख सकते हैं। देखो आप, बल्कि सिग्नम एक्स से ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्यों ज्यादा अप्रोप्रिएट है? सिग्नम में तो मुझे लिखना पड़ा कि एक्स नॉन जीरो, यहां तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स डिनोमिनेटर में रखा हुआ है, जीरो तो हो ही नहीं सकता, डिफाइन ही नहीं होगा। यहां तो अपने आप में ये भी बता रहा है कि जीरो पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मॉड एक्स का डेरिवेटिव क्या? एक्स अपन मॉड एक्स या मॉड एक्स अपन एक्स? होगा नहीं होगा? समझ गए होंगे आप, बिल्कुल समझदार हैं आप। तो क्या कि सर एक्स पॉजिटिव तो मॉड एक्स प्लस साइन से खुल जाएगा और एक्स अपॉन एक्स कितना हो गया? 1 हो गया। एक्स नेगेटिव तो मॉड एक्स माइनस साइन के साथ खुल जाएगा, एक्स अपॉन माइनस एक्स कितना हो गया? -1। जी हाँ, आपको दिख रहा है। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हाँ जो है उसको आप 1 - 1 भी लिख सकते हो, आप उसको सिग्नम भी लिख सकते हो, आप उसको एक्स मॉड एक्स या मॉड एक्स एक्स अपॉन मॉड एक्स या मॉड एक्स अपॉन एक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जी। अब यदि मैं आपसे कहूं कि क्या आप मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन इसका डेरिवेटिव बताओगे? अब आप सबको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो हर इंटीजर पे जंप कर रहा है,
यानी हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है। अब जहां जहां ये डिसकंटिन्यूअस है वहां तो इसका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता है। सबको पता है कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एक्चुअली डिफरेंशिएबल नहीं होता उस पॉइंट पर जहां पे वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ये जानकारी सबको पता है कि जब जब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा तब तब वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हमें पता है बॉक्स ऑफ एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है इंटीजर्स, यानी इंटीजर पे उसका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, लेकिन जहां डिफाइन है वहां हाँ। अब फिर समझिएगा, हम बॉक्स ऑफ एक्स का स्केच बनाएं। आप सबको बॉक्स ऑफ एक्स का स्केच अच्छे से आता है। ये है, यही तो है ना, देखो आप याद करो, यही है बॉक्स ऑफ एक्स का स्केच। अब मैं कहूं कि जहां जहां आप इस कर्व पर टेंजेंट बना सकते हो, क्या आप मुझे टेंजेंट का स्लोप बताओगे? अब आप देखो, यदि मैं यहां टेंजेंट बनाना चाह रहा हूं मेरे बच्चे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ये लाइन खुद टेंजेंट है। मैं यहां बनाना चाह रहा हूं तो इस पॉइंट पे भी लाइन खुद टेंजेंट है। यहां बनाना चाह रहा हूं तो यहां भी इस पॉइंट पे लाइन खुद ही टेंजेंट है। इसका मतलब हर बार जहां जहां टेंजेंट बन सकती है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रही है। एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी स्लोप कितना? जीरो। हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है टेंजेंट, इसका स्लोप जीरो। स्लोप जीरो यानी डेरिवेटिव जीरो। जी हां, ये सबसे बड़ी यहां पर बात है कि जहां जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है वहां वहां उसका डेरिवेटिव कितना होता है बच्चे? जीरो। आगे आपको समझ में, तो दिस विल बी जीरो फॉर ऑल एक्स नॉन इंटीजर। इंटीजर्स पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए वहां डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होगा, लेकिन बाकी सब जगह डेरिवेटिव डिफाइन है, और जहां जहां डिफाइन है वहां वहां जीरो के इक्वल है। क्लियर? जी हां। अब आप बताएं, क्या आप मुझे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का डिफरेंशिएशन बता सकते हैं? एक्चुअली ये वो फंक्शन है जिनके डेरिवेटिव की शायद मैक्सिमम लोगों ने कभी जानकारी हासिल नहीं की, उनको मिली नहीं। आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, इसका डेरिवेटिव। अब आप बहुत आसानी से बता दोगे, सर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट का डेरिवेटिव हमें बहुत अच्छे से पता है, हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो? बहुत आसानी से। कैसे? देखो, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना लेते हैं। आप सबको इसके ग्राफ की भी बहुत अच्छे से जानकारी है। यही है ना? यही है, देखो है। अब आपको दिख रहा है कि अच्छा ये है। अब यहां आपको ये भी पता है, ये लाइन है y इज इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, ये लाइन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। यहां तो सारी लाइन पैरेलल आ रही है, सबका स्लोप कितना है? 1 है। और यहां भी पता है कि हाँ, इंटीजर्स पर फंक्शन एकदम से कूद के नीचे आ जाता है, डिसकंटिन्यूअस है। इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है, इसका मतलब इंटीजर्स पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। जी हाँ, इंटीजर्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब जब इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो नॉन इंटीजर्स पे क्या होगी इसके डेरिवेटिव की वैल्यू? तो देखो, आप कोई भी नॉन इंटीजर वाला पॉइंट ले लो और मैं कहूं कि इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ तो ये लाइन खुद बन जाती है। मैं कहूं यहां टेंजेंट बनाओ तो ये लाइन खुद बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा लाइन खुद? ऐसे यहां टेंजेंट बनाने की कहूं तो ये लाइन खुद बन जाएगी। और जो भी लाइन बन रही है उसका स्लोप कितना है? 1 है। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x की डेफिनेशन क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट x जो है उसका डेरिवेटिव +1 होगा जहां जहां डिफाइन होगा। एक और तरीके से समझ सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x मेरे बच्चे हमेशा किसके इक्वल? x माइनस बॉक्स ऑफ x है। अब मैं फ्रैक्शनल पार्ट x का डेरिवेटिव चाहता हूं तो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो x का डेरिवेटिव 1, बॉक्स ऑफ x का अभी अभी लिखा है 0, जहां जहां डिफाइन है। कहां कहां डिफाइन है? सारी नॉन इंटीजर वैल्यू पे। तो ये भी कहां कहां डिफाइन होगा? सारी नॉन इंटीजर वैल्यू पे। कितना होगा जी? 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 यानी डेरिवेटिव यहां फ्रैक्शनल पार्ट का हमारे पास आ जाता है। और कितना आ गया फ्रैक्शनल पार्ट का डेरिवेटिव? 1। कब? जब जब x इंटीजर नहीं है। इंटीजर्स पर फ्रैक्शनल पार्ट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। फिर मैं आपसे कहूं 20th आप एक और बता दो, क्या सिग्नम x का डेरिवेटिव बताओगे? ओहो, अब तो बच्चों का खेल हो गया, अब तो सारी चीजें आप समझ गए। सिग्नम x का डेरिवेटिव सर बहुत आसानी से बता देंगे। कैसे बताओगे? देखो, सिग्नम x का डेरिवेटिव कैसे बताएंगे सर? कुछ नहीं, सिग्नम x का ग्राफ बना लेते हैं। सिग्नम x का ग्राफ तो ये है सर, क्या
कि पॉजिटिव के केस में 1 हाँ देता है, नेगेटिव के केस में -1 देता है, 0 पे 0 होता है। मुझे सिग्नम का ग्राफ भी 0 पे डिसकंटिन्यूअस नजर आ रहा है, इसका मतलब 0 पे तो सिग्नम भी डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी सिग्नम का डेरिवेटिव 0 पे डिफाइन नहीं है, बाकी सब जगह डिफाइन है। बाकी सब जगह यदि मैं कहूं कि ग्राफ में टेंजेंट बनानी है तो आप कहोगे कि सर यहां कहीं टेंजेंट बनाओ तो ये लाइन खुद बनती है, बनती है नहीं बनती, यहां टेंजेंट बनाओ तो ये लाइन खुद बनती है, बनती है नहीं बनती। जी हाँ, यानी टेंजेंट हर बार जहां भी बन रही है वहां एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रही है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रही है इवन इफ टेंजेंट की इक्वेशन ही फिक्स है, y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू -1 है या नहीं। इसका मतलब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसका स्लोप कितना होने वाला है 0। स्लोप ही तो क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब सिग्नम x का डेरिवेटिव 0 होगा। बस आप ध्यान रखें x जो है वो सारी रियल वैल्यू हो सकती है, किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के। 0 पे सिग्नम डिफाइन नहीं है, सिग्नम का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है, बाकी सब जगह डिफाइन है। तो ये कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं, इनके डेरिवेटिव जहां जहां एग्जिस्ट करते हैं वहां वहां लिख लिए। मॉड एक्स का सारी नॉन जीरो वैल्यू पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और कितना है 1 या -1। एक्स पॉजिटिव के केस में 1, नेगेटिव के केस में -1। इसको हमने लिखने का तरीका सुझा लिया। क्या सिग्नम एक्स लिख सकते हैं एक्स अपॉन मॉड एक्स, या मॉड एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं। बॉक्स का डेरिवेटिव हमने देखा कि बॉक्स का डेरिवेटिव जो है जहां जहां डिफाइन है वो कौन सी वैल्यूज हैं, नॉन इंटीजर वैल्यूज, और वहां पे इसका डेरिवेटिव 0 होगा। फिर हमने फ्रैक्शनल पार्ट का डेरिवेटिव देखा, ये भी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पर डिफाइन है, और इसका डेरिवेटिव जहां पे डिफाइन है वहां 1 होता है। और सिग्नम लाइन हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है, इसका मतलब यहां पर भी डेरिवेटिव कितना है, 0 है। बस 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए वहां उसका डेरिवेटिव डिफाइन नहीं। तो ये हो गए हमारे सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव लिख लिए हमने। कुछ डेरिवेटिव ऐसे हैं जो आते तो x पावर n के फॉर्मूले से हैं, x पावर n का डेरिवेटिव n x पावर n -1, लेकिन वो इतने ज्यादा यूज होते हैं कि उनका डेरिवेटिव फ्लुएंसी में हमें डायरेक्ट ही आना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि क्या आप मुझे स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव दोगे, तो आप कहोगे सर 1/2 रूट x। जी हाँ, कहां से आया, आया x पावर n से ही है, क्योंकि ये क्या है x पावर हाफ। x पावर हाफ को डिफरेंशिएट करोगे तो n x पावर n -1, तो हाफ x टू द पावर हाफ -1, हाफ -1 माइनस हाफ, ये आ गया नीचे। तो बस ये हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, है x पावर n से आया हुआ, लेकिन हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ x के डेरिवेटिव को हम डायरेक्टली याद रखेंगे, बार बार यूज करेंगे। कितना, 1/2 रूट x। ऐसे में 1/x का डेरिवेटिव पूछूं, ये भी तो x पावर n से आएगा, और ये भी कई बार काम आएगा, इसलिए डायरेक्ट याद होना चाहिए -1/x²। क्यों, क्योंकि x पावर -1 है, x पावर -1 का डेरिवेटिव -1 x पावर -1 n x पावर n -1, तो -1 x पावर -1 x पावर -1 बन गया x पावर -2, 1/x² आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, और बाकी सब स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव हमने लिख लिए। तो ये एक तरह से डिफरेंशिएशन की थियरी खत्म है। क्या खत्म है, डिफरेंशिएशन का थियरी। जिन लोगों को शुरू में परेशानी हुई है, जिन लोगों को ये लग रहा है कि सर ये जो है हमें नहीं आता है ये वाला, तो भैया इसकी जरूरत नहीं है। मैंने फिर समझाया, मैंने बस आपको ये रियलाइज कराया कि सब लॉजिकली डेरिवेटिव्स जो आपको याद है वो लॉजिकली कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, उनका प्रूफ एग्जिस्ट करता है, और ये उनका प्रूफ है। लेकिन ये काम नहीं आएगा चैप्टर में, काम आपके सिर्फ ये आएंगे, और ये आपको पहले से पता है, और ये मैंने वापस आपके साथ शेयर कर दिया। हमने मिलके वापस डिस्कस कर लिया, कंक्लूड कर लिया। किसी भी तरह की कोई एम्बिग्यूटी हो तो वो हमने यहां पे एक तरह से क्या कर दी, रिजॉल्व कर दी। ठीक है, बस जो पहला वाला सेक्शन है, जो पहला वाला पेज आपके सामने आया था, मैं फिर कह रहा हूं इसकी जरूरत नहीं है, पूरे चैप्टर में कहीं नहीं आएगा। ठीक, चलिए जी, अब आती है बात कि सर पर यदि यही सब है तो डिफरेंशिएशन में करना क्या है, डिफरेंशिएशन में करना क्या है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, थ्योरी के नाम पर तो यही मेन है, मेन यानी स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव। कुछ और रूल्स हैं वो पता होने चाहिए। वो रूल्स क्या, देखिएगा एक एक करके कुछ वो भी देखते हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, हालांकि ये रूल्स भी आपको सबको पता है, ये रूल्स भी आपको सबको पता है। तो लिखिए, लेट derivatives of functions y equals to fx and y equals to gx with respect to x। देखिए ध्यान रखिएगा, डेरिवेटिव हमेशा एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा।
वेरिएबल कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में नॉर्मली डिफरेंशिएशन किया जाता है। जैसे यहां y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हम नॉर्मली डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, जरूरी नहीं है, हम नॉर्मली करते हैं। मैंने कहा आप इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, यानी dx अपॉन dy निकाल सकते हो। dx अपॉन dy का मतलब क्या है, वो है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे ये है विद रिस्पेक्ट टू x हमने, तो हाँ y fx और y gx इन दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, आर f डैश x एंड g डैश x, आर f डैश x एंड g डैश x। Then रूल नंबर 1, डिफरेंशिएशन का जो फंडामेंटल रूल है उसमें रूल नंबर 1, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू fx प्लस माइनस gx। दो फंक्शन के सम और डिफरेंस से बनने वाले नए फंक्शन का डेरिवेटिव विल बी dy by dx इज इक्वल्स टू f डैश x प्लस माइनस g डैश x। या एक काम करते हैं, हम जो है y ऊपर भी यूज किए हुए हैं, तो y इसमें कंफ्यूज ना हो, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि इसको मैंने एक नया फंक्शन px मान लिया, तो ये जो है p डैश x f डैश x। डैश लगाना किसको रिप्रेजेंट करता है, डेरिवेटिव को। आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली f डैश का क्या मतलब है, f डैश का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ fx। समझ आना कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखिएगा ये d बाय dx क्या डिनोट करता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। d बाय dx किसको डिनोट करता है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और ब्रैकेट में यहां जो लगा हुआ होगा वो किसको डिनोट करेगा, जिसका डेरिवेटिव आप निकाल रहे हो। तो दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। ये ध्यान रखिएगा, इसको नॉर्मली हम क्या लिख रहे होते हैं, f डैश x लिख रहे होते हैं। तो यहाँ f डैश x g डैश x का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। वैसे आप सब समझदार हैं, कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सब आपको पहले से आता है। तो दो फंक्शन के सम और डिफरेंस का डिफरेंशिएशन निकालना है आपको, तो आप उन दोनों के अलग अलग डेरिवेटिव्स के सम और डिफरेंस से निकाल सकते हैं। क्लियर। रूल नंबर 2 क्या, डेरिवेटिव of a function px, derivative of a function px which is equals to k times of fx, where k belongs to non-zero real number and it is a constant। एक्चुअली k जो है वो x पर डिपेंड ही नहीं करता, वो x के लिए क्या है, कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा कोई भी फंक्शन यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से अपनी वैल्यू नहीं बदल रहा है, यानी वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो फिर उसका डेरिवेटिव उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो। ऐसे मत सोचिएगा, आप ये मत सोचना कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ही जीरो होता है। जी नहीं, कांस्टेंट फंक्शन का ही डेरिवेटिव जीरो नहीं होता है। एक्चुअली उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यह है कि एक ऐसा फंक्शन जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड ही नहीं करता, उसकी वैल्यू बदलने से वो अपनी वैल्यू नहीं बदलता है, वो अकेले में एक तरह से कहें तो फ्री है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। तो जब कभी भी कोई ऐसा आपके पास पैरामीटर आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, या कोई एक दूसरा वेरिएबल आ जाए जिसका इस वेरिएबल एक्स से लेना देना ही नहीं है, तो डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में जीरो होगा। दोनों वेरिएबल हो सकते हैं, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है, लेकिन वाई जो है वो एक्स पर डिपेंडेंट नहीं है, वाई फ्री है अपनी वैल्यू लेने के लिए और एक्स फ्री है अपनी वैल्यू लेने के लिए। एक्स से वाई का लेना देना नहीं है, वाई से एक्स का लेना देना नहीं है। तो दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, और जब ये इंडिपेंडेंट टू ईच अदर तो कहेंगे कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा क्या है, कांस्टेंट है। एक तरह से एक के रिस्पेक्ट में आप दूसरे को कांस्टेंट मान लेना, आपकी भाषा में कहें तो, और फिर उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। यानी y और x आपस में इंडिपेंडेंट हो तो dy by dx भी जीरो होगा।
y और x आपस में इंडिपेंडेंट हो, यानी y अपनी वैल्यूज लेने के लिए फ्री है, उसका x से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर y का डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक्चुअली कांस्टेंट का ही डेरिवेटिव 0 नहीं होता है। डेरिवेटिव किसका 0 आता है, समझ में आया? एक ऐसे वेरिएबल का, ऐसे पैरामीटर का जिसका एक्चुअली पैरामीटर x से कोई लेना देना नहीं है, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ऐसे पैरामीटर का यानी ऐसे वेरिएबल का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। इज इट क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो यहां पर k जो है कोई वेरिएबल भी हो सकता है, कोई रियल कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई पैरामीटर भी हो सकता है, बट k का x से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे केस में हम इसे कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर विल बी, बताइए px का जो डेरिवेटिव होगा मेरे बच्चे वो क्या हो जाएगा, px का डेरिवेटिव अब p डैश x होगा और वो होगा k f डैश x, यानी ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, आपको सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करना है, f को ही डिफरेंशिएट करना है। f का डेरिवेटिव ही इफेक्टिवली आपके पास p के डेरिवेटिव को दे रहा होगा, बस कुछ नहीं। फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव भी कांस्टेंट से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर वही, कोई नई बात नहीं है, ये सब आपको पता है। sin x का डेरिवेटिव cos x, 2 sin x का 2 cos x, ये तो आपको पता है, कुछ नई बात मैंने नहीं बताई है। sin x प्लस, हाँ sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x, तो sin x प्लस cos x का क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x, ये भी आपको पहले से पता था, कुछ नया मैंने नहीं बताया। फिर अब अगला रूल है और वो क्या है, देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन px विच इज इक्वल्स टू fx इंटू gx, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये भी आपको पता है। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि भैया एक बार में एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, बाकी को एज सच रखना है। तो जैसे यहां पे यदि मैं कहूं कि px जो कि एक्चुअली fx इंटू gx है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो होगा बच्चे p डैश x। और ये p डैश x कैसे निकालोगे आप, आपने f को डिफरेंशिएट किया, g को ऐसे कैसे रखा, फिर आपने f को ऐसे कैसे रखा, g को डिफरेंशिएट किया, इसका जो सम होगा वो आपके पास प्रोडक्ट रूल आएगा। ये कहां से आया, ये सब जो भी रूल है कहां से आए, कुछ नहीं, ये सब यहीं से आए, सब यहीं से आए, सब आप यहां से प्रूव कर सकते हो। आप यहां f की जगह fx इंटू जी एक्स ले लो और लिमिट के कॉन्सेप्ट से जाओ, आपको आपका जो वहां पे रूल हमने लिखा है वो रूल प्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो सब यहां से आए हैं और इसीलिए मैंने बस आपको कहा कि मैं आपको सिर्फ प्रूफ बता रहा हूं, बाकी आपको ताकि ये समझ में आ जाए कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से आई हैं। वो कहां से आई हैं, वो सब फर्स्ट प्रिंसिपल से आया हुआ है। तो ये जितने भी रूल हम लिख रहे हैं ये भी वहीं से आए हुए, वहां से प्रूव किए जा सकते हैं। तो ये p डैश एक्स जो है वो f डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स आ गया। ठीक, ये है प्रोडक्ट रूल। अब ये तो मेरे बच्चे दो फंक्शन थे, मान लो तीन होते तो कुछ नहीं, एक बार में एक ही को डिफरेंशिएट करना है, एक बार में एक ही को डिफरेंशिएट करना है, बस इतना सा याद रखना है कि एक बार में एक को डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे यहां f इंटू जी है, f को डिफरेंशिएट किया, बाकी सब ऐसे कैसे रखे, g को डिफरेंशिएट किया, बाकी सब ऐसे कैसे रखे। यदि यहां पर एफ एक्स जी एक्स एच एक्स होता, तीन फंक्शन होते एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, तो क्या होता, कुछ नहीं, f को डिफरेंशिएट करते हैं, g और h को ऐसे कैसे रखते हैं, फिर g को डिफरेंशिएट करते हैं, f और h को ऐसे कैसे रखते हैं, फिर h को डिफरेंशिएट करते हैं, f और g को ऐसे कैसे रखते हैं। तीन फंक्शन तीन टर्म आ जाएंगे, एक बार में एक डिफरेंशिएट होगा, बाकी सब वैसे के वैसे रहेंगे। ये है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आप सबको पता था, कुछ नया फिर मैंने नहीं बताया। रूल नंबर 4, क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या, वो भी आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ px इज इक्वल्स टू fx अपॉन gx विल बी। ये डेरिवेटिव डिफाइन वहीं पर होगा जहां gx नॉन जीरो है, बस ये ध्यान रखना। बाकी इसका डेरिवेटिव क्या होगा वो आपको पता है, p डैश x। ये क्या होगा, क्वोशिएंट रूल पता है, क्या करते हैं, पहले न्यूमरेटर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर वाला ऐसे कैसे रखते हैं, माइनस डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, न्यूमरेटर वाला ऐसे कैसे रखते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर आता है। आप सबको बहुत अच्छे से पता है क्या, कि दिस विल बी
एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ जी एक्स। क्या? एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन होल स्क्वायर ऑफ जी एक्स। ये आएगा। ये कहां से आया? ये भी वहीं से आया। एक और तरीके से इसको आप ला सकते हो। क्या? प्रोडक्ट रूल आता है आपको, तो क्वोशंट रूल वहां से भी आ सकता है। कैसे? देखिए, प्रोडक्ट रूल से क्वोशंट रूल आ सकता है आसानी से। यार इस फंक्शन को मैं ऐसे भी तो देख सकता हूं क्या कि पी एक्स एक्चुअली मेरे बच्चे ये है एफ एक्स इंटू 1 अपॉन जी एक्स। ठीक है, ऐसा देख सकता है। बस इसके लिए जो इसमें जो काम आएगा ना, वो अगला एक रूल और अभी हम लिखने वाले हैं चेन रूल, वो काम आएगा। वो आपको थोड़ा सा आइडिया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां मैं प्रोडक्ट रूल लगा देता हूं। प्रोडक्ट रूल कैसे लगा दिया कि पी डैश एक्स मैंने एफ को डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, इस 1 अपॉन जी को मैंने ऐसे कैसे रखा, फिर मैंने f को ऐसे कैसे रखा, 1 अपॉन जी को डिफरेंशिएट किया। 1 अपॉन जी एक्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? 1 अपॉन एक्स की तरह। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन जी एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर ऑफ जी एक्स। बस चेन रूल से आपको जी एक्स को भी डिफरेंशिएट करना है, इसलिए जी डैश एक्स आएगा। इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करो, एग्जैक्टली यही एक्सप्रेशन आ जाता है। तो ये प्रोडक्ट रूल से भी आ सकता है, यानी क्वोशंट रूल की अलग से एज सच कोई जरूरत नहीं है। आप चाहें तो खाली प्रोडक्ट रूल से काम चला सकते हैं। बस यहां आप जो है gx का पावर -1 लिख लो, इसको gx का पावर -1 लिख लो, आपका क्वोशंट किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। चलिए, तो ये है हमारा क्वोशंट रूल। आखिरी रूल जो मुझे यहां बताना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे काम का है, चेन रूल। ये क्या है? चेन रूल। चेन रूल क्या है कि फंक्शंस की एक चेन है। आपका जो भी फंक्शन है वो बहुत सारे फंक्शन की एक चेन है। तो आप इस फंक्शन को यदि डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तो आपको उस चेन को प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक एक करके सबको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे? देखिएगा मेरे बच्चे, यदि मैं आपसे कहूं कि लेट px इज इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। मैंने 3 फंक्शन ले लिए इस बार कि px 3 फंक्शन का कॉम्पोजिट फंक्शन है। क्या है? px 3 फंक्शंस का कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो कुछ नहीं, आप देखो यहां पर कुछ नहीं है, f इंटू जी इंटू एच, इंटू नहीं है, क्या है? f ऑफ g ऑफ एच एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन है। फिर कह रहा हूं प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ये क्या है? फंक्शंस के कंपोजिट फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शंस का एक कंपोजिट फंक्शन बना दिया जाए, तब जाके वहां क्या लगता है? चेन रूल लगता है। चेन रूल क्या कहता है उसको समझिएगा। p डैश एक्स देन p डैश एक्स विल बी, चेन रूल कहता है कि आप सबसे बाहर जो फंक्शन आपको दिख रहा है उसके डिफरेंशिएशन से आप शुरू करें, धीरे धीरे अंदर जाते जाएं, जो जो अंदर फंक्शन मिलता जाए सबका डिफरेंशिएशन करते रहें। कब तक आपको ये डिफरेंशिएशन करना है? जब तक कि आपके पास आखिरी में x पावर n ना आ जाए। आखिरी में जो x पावर n आएगा उसको डिफरेंशिएट मारना है। यानी क्या समझ में आया कि बहुत सारे फंक्शंस के कंपोजिशन से आपने एक नया फंक्शन बनाया हुआ है, उसके डिफरेंशिएशन में आपको चेन रूल लगाना है। और चेन रूल ये कहता है कि बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से आप शुरू करें और एक एक स्टेप अंदर आते जाएं, और जो जो फंक्शन आपको रास्ते में मिलता जाए सबका डिफरेंशिएशन करते जाएं। आखिरी में आपको सबसे लास्ट में किसको डिफरेंशिएट करना है? x पावर n की टर्म से आखिरी में आपसे मुलाकात होगी, आप उस x पावर n को डिफरेंशिएट करें। तो जब तक आप x पावर n को डिफरेंशिएट ना करें तब तक ये डिफरेंशिएशन चलना चाहिए। जैसे ये है, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे बाहर मुझे कौन फंक्शन दिख रहा है? f, तो मैं f को डिफरेंशिएट करूंगा, f डैश लिखूंगा। अंदर क्या लिखूंगा? जो f के अंदर है वही f डैश के अंदर रहेगा, g ऑफ एच एक्स। ठीक, फिर इनटू, अब मैं अंदर जाऊंगा, अंदर गया f को छोड़ के, तो मेरी मुलाकात हुई g से, तो g को डिफरेंशिएट किया, मेरी मुलाकात हुई g से, g को डिफरेंशिएट किया और g का डेरिवेटिव लिख दिया g डैश। g डैश के अंदर क्या? जो g के अंदर है, g के अंदर क्या है? hx। और अंदर गया,
अब मेरी मुलाकात किससे हुई? अब मेरी मुलाकात हुई h से, तो मैंने h को डिफरेंशिएट मारा। h के अंदर क्या? जो h डैश के अंदर क्या? जो h के अंदर लिखा हुआ है, और अंदर गया। अब मेरी मुलाकात किससे हुई? x से हुई, x पावर 1 से हुई, तो x पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1। ये है चेन रूल, बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। आपको बस करना कुछ नहीं है, आपको देखना है कि बहुत सारे फंक्शंस का कंपोजिट फंक्शन हमने एक नया फंक्शन बना दिया, उसका डेरिवेटिव निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, आउटर मोस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से शुरू होंगे, अंदर चलते जाएंगे, जो जो मिलता जाएगा उसको डिफरेंशिएट मारते जाएंगे, और आखिरी में x पावर n से हमारी मुलाकात होगी, हम उसको डिफरेंशिएट मार के फ्री हो जाएंगे। क्लियर? अब आप सोचो, यही पर यदि बच्चे मैंने ऐसा लिखा होता कि लेट qx is equals to f of g of h of sin of x square, समझिएगा, समझिएगा, इसको डिफरेंशिएट करना है q डैश x। कैसे निकालो? सबसे पहले बाहर सॉरी सबसे पहले बाहर कौन सा फंक्शन मिला? f को डिफरेंशिएट मारेंगे, f का डेरिवेटिव f डैश, अंदर क्या? जो f के अंदर है, g ऑफ h ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर। ठीक, अंदर घुसे। अब मुलाकात किससे हुई? g से, g को डिफरेंशिएट मारेंगे, g डैश, g डैश के अंदर क्या आएगा? जो g के अंदर है, g के अंदर क्या है? h साइन ऑफ x स्क्वायर, और अंदर गए। अब g के बाद अंदर गए, किससे मुलाकात हुई? h से, h को डिफरेंशिएट मारा, h डैश, h डैश के अंदर क्या? जो h के अंदर है, क्या है? साइन ऑफ x स्क्वायर, और अंदर गए, किससे मुलाकात हुई? साइन से मुलाकात हुई, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos। इसके अंदर क्या लिखोगे? इसके अंदर लिखोगे जो साइन के अंदर है, साइन के अंदर क्या है? x स्क्वायर, और अंदर गए, और अंदर गए, किससे मुलाकात हुई? x स्क्वायर से, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सबसे आखिरी में किसको डिफरेंशिएट करना है? आखिरी में आपकी मुलाकात x पावर n से होनी है, x के किसी एक्सप्रेशन से होनी है, x पावर 2 भी हो सकता है, x भी हो सकता है, 3x प्लस 5 भी हो सकता है, जो भी होगा उस आखिरी वाले x के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, वहां जाके रुकना है। समझ में आया? बहुत बहुत आसान है, बस आपको चीजें सोचनी है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, तो बस कुछ नहीं करना है, बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए शुरू करना है, और एक एक स्टेप अंदर जाना है, और जो जो मिले उसको डिफरेंशिएट करते हुए जाना है। आखिरी में डिफरेंशिएशन किसका होगा? x पावर n का। इज दैट क्लियर? तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। यहां एक तरह से अब थ्योरी पूरी तरह से ही खत्म हो गई, थ्योरी पूरी तरह से खत्म होगी। रूल था डिफरेंशिएशन का ये 5 बेसिक रूल हैं, जिनमें सारे आपको पता थे, बस अब आपको यहां इनकी प्रैक्टिस करनी। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो